उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 162 बाय उर्दू दास्तान। हम्म राइट नहीं लेफ्ट मुड़ना था। आसिफ भाई आपने गलत टर्न ले लिया है। वो आसिफ और रहीला की मैयत में महनाज की रहायशगाह की तरफ गामजन थी। आसिफ ने महनाज की रहायशी अपार्टमेंट बिल्डिंग का नाम सुनकर इससे वाकफियत का इजहार किया था, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचकर वो रास्ता भटक गया, जिस पर पिछली नशीस पर पराजमान बुशरा इसे टोकना पड़ा। ओहो वाकई मैंने गलत टर्न ले लिया है। असल में दिमाग बेगम साहिबा की बातों में मसरूफ था, तो रास्ते का ख्याल नहीं रख सका। खैर आगे से यू टर्न ले लेते हैं। आसिफ ने हल्की फुल्के अंदाज में जवाब दिया तो बुशरा बेसाख्ता ही हंस पड़ी। वो राहिला की जिस गुफ्तगू को अहम करार दे रहा था, दरअसल एक लिपस्टिक की खरीदारी के मुतल्लिक थी, जिसका शेड राहिला के मुताबिक वो नहीं लगा था जो इस स्क्रीन पर देखने में महसूस हुआ था। और वो ऑनलाइन शॉपिंग की कबाहतों पर धुआंधार तकरीर करते हुए मुसलसल आसिफ से ताई जा रही थी। बुशरा हंसी तो आसिफ इसके साथ हंस पड़ा। राहिला ने अपना मजाक उड़ता महसूस करके इसके कंधे पर जोरदार धप रसीद की। यकदम ही गाड़ी लहराई। अरे अरे संभल कर, राहिला घबरा कर चिल्लाई। इसको कहते हैं मारे भी और रोने भी ना दे। मतलब पहले एक ड्राइव करते हुए बंदे पर आपने हमला भी कर दिया, और ये भी चाहा कि गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक और रवा चले। आसिफ ने दुहाई दी। ओहो मैंने कौन सा आप पर तोप दाग दी थी। एक हल्का फुल्का मुक्का ही तो रिसीव किया था बस। तुमने सुना नहीं, वो अपने अल्लामा साहिब कह गए हैं, फूल की पत्ती से कट सकता हीरे का जिगर। यही तो हाल हमारा है। मुक्का तो बड़ी चीज़ है, अगर तुम उस गरीब को एक घूरी भी डाल दो तो मेरा पित्ता पानी हो सकता है। वो यू टर्न लेकर वापस उस मुकाम पर आ चुका था जहाँ से महनाज की रहायश गाह के लिए बाईं जानी मुड़ना था। ऐसे तो जोरों के गुलाम है आप। रहीला बुरा मानकर मुंह फुलाया। चाहो तो अपनी सास से तस्दीक कर लो। इन्हें तो पूरा यकीन है कि तुमने काला जादू करके इनके बेटे को अपने काबू में किया हुआ है। वो सिर्फ रहीला को छेड़ने के लिए इधर उधर की हाँक रहा था। बुशरा जिसे अरसे बाद ऐसा माहौल मुयसर आया था, मुसलसल इसकी बातों पर हंस रही थी। राहिला को इसे यूं हंसते देखना बहुत अच्छा लग रहा था, चुनांचे इसने भी जानबूझकर आसिफ से नाराजगी का ड्रामा जारी रखा। खुशगवार माहौल में जारी इस हल्की फुल्की गुफ्तगू में गुम गाड़ी में मौजूद तीनों ही अफराद इर्द गिर्द के माहौल से कदरे बेपरवाह हो गए थे, इसलिए उन्होंने उस गाड़ी को नोटिस नहीं किया जो तेजी से इन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गई थी। होश उस वक्त आया जब वो गाड़ी आगे जाकर तिरछी हुई और उनके राह में हायल हो गई। आसिफ ने बदिक्कत तमाम ब्रेक लगाकर तसादुम से बचाव किया। अचानक लगाए जाने वाले ब्रेक्स के शदीद झटके से संभल कर जब तक वो तीनों सीधे होते, कुछ मुसल्लह अफराद इनकी गाड़ी को अपने घेरे में ले चुके थे। कौन कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हमारे पास थोड़ा सा कैश और ये मोबाइल फोन्स हैं, तुम ये ले लो और हमें खामोशी से जाने दो। आसिफ को लगा कि वो भी राजधानी की उस वारदात का शिकार हुए हैं जिससे आए दिन इस लावारी शहर के शहरियों का वास्ता पड़ता रहता है, इसलिए फौरी तौर पर अपना वालिद बल्कि डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल भी उठाया, अपने दाई जानी खड़े हथियारबंदार शख्स की तरफ बढ़ाया। राहिला का फोन बुशरा के पास था क्योंकि बुशरा के लिए मोबाइल की खरीदारी सरेदस नहीं हो सकी थी। खाने पीने से फारिग होकर वो फौरी तौर पर घर से रवाना हो गए थे, और बुशरा ने रास्ते में किसी मोबाइल मॉल पर रुकने की ख्वाहिश ये कहकर रद्द कर दी थी कि फिलहाल वो फौरी तौर पर महनाज से मिलना चाहती है। इसके अलावा इसका यह भी कहना था कि महनाज के अपार्टमेंट में इसका एक पुराना मोबाइल सेट इजाफी रखा हुआ है, वो इससे भी काम चला सकती है। आराम से मुंह बंद करके बैठो। ज्यादा टटर की या हिलने जुलने की कोशिश की तो यहीं ढेर कर दूंगा। आसिफ के ताउन के जवाब में शख्स ने इसके शाने पर जोर से अपनी गन का दस्ता रसीद किया। आसिफ के होंठों से हल्की सी सिसकारी जबकि रहीला के हलक से तेज चीख बुलंद हुई। इन मियाँ बीवी के साथ जारी इस सारी सूरत हाल के दौरान एक शख्स पिछला दरवाजा खोल चुका था। दरवाजा खोलते ही इसने साकित से बैठी बुशरा का बायां हाथ थामकर इसे बाहर की तरफ खींचा। ये क्या कर रहे हो तुम? आसिफ अगरचे शाने पर लगने वाली जोरदार जब के असर से नहीं निकल सका था, फिर भी इस मंजर को देखकर बेसाख्ता एहतजाजी अंदाज में चिल्लाया। बोला था ना मुंह बंद करके बैठ, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। अब देख कैसे मैं हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद करता हूँ। इसके सर पर सवार शख्स को ये बेसाख्ता मुदाखलत इतनी गिरा गुजरी कि एक झटके से उसकी जानिब दरवाजा खोलकर अपनी गन इसके मुंह में घुसा दी। इस हरकत पर जहां आसिफ की आंखें एकदम उबल पड़ी, वहीं राहीला भी खजार रसीदा पत्ते की तरह कांपती और जोरकुता रोने लगी। गन निकालो इनके मुंह से वरना अच्छा नहीं होगा। बुशरा पहली बार मुश्किल हालात का शिकार नहीं हुई, इसलिए बेखौफ थी, और इस बेखौफी के साथ साथ इसके लहजे में शदीद सख्ती भी नजर आई थी। इतना भरम, भला क्या कर सकती है तू? इसका हाथ खींचकर बाइक घसीटने वाले ने इसकी धमकी पर तबस्कुर किया। इसका इस्तेमाल बुशरा ने यकदम दुपट्टे के पहलू में पोशीदा अपना दायां हाथ बाहर निकाल कर लहराया। एक आदमी एक छोटा सा लेडीज पिस्टल साफ दिखाई दे रहा था। ये पिस्टल इसने गाड़ी में बैठे बैठे अपने दुपट्टे के नीचे से अपने पर्स से निकाल कर हाथ में ले लिया था, और किसी को इल्म न हो सका था। ये तो हाथी को चुंटी के ललकारने वाली बात है। जब तक तुम इस खिलौने से एक गोली चलाओगी, हम तुम्हें भून कर रख देंगे। वो शायद फिर तमस्कुर से हंसा। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं।
मैं खुद ये काम कर सकती हूँ। बुशरा ने एकदम ही पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रख दिया। इसकी इस हरकत पर ना सिर्फ अपनी गाड़ी में यरगमाल बने आसिफ और राहीला सुन पड़ गए, बल्कि उन्हें घेरने वाले भी दम बखुद रह गए। क्या मकसद इस हरकत का? अब तक इसे मुज़ाकरा करते शख्स ने झुंझुलाकर पूछा और एक नज़र रास्ते के दोनों जानिब डाली। गरचे ये कोई पुरहुजूम सड़क नहीं थी, लेकिन वक्फे वक्फे से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी गुजरती रहती थी। इस वक्त ऐसी तमाम सवारियां हथियारबंद अफराद को सड़क पर काबिज पाकर दूरी से पलटती जा रही थी, लेकिन इस बात का इम्कान तो था कि पलटने वालों में कोई पुलिस को मुतल्ला कर सकता है और इन्हें खामखा तसादुम का शिकार होना पड़ता। मेरे दोस्तों को सही सलामत यहाँ से जाने दो, वरना तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे और यहाँ से सिर्फ मेरी राशि मिलेगी। वो ज़हीन कुदरती तौर पर थी। अपनी छोटी उम्र में बड़े तजर्बात से हालात ने गुजार दिया था, इसलिए ये तजर्बा करने में देर नहीं लगाई थी कि सारा इंतज़ाम इसे अगवा करने के लिए है। अगवाकार ज़ाहिर है वही था जिसका महनाज के फ़ोन पर कब्जा था और जिसने इसकी आंखों में धूल झोंक कर इसे अपने जाल में फांसने का ये सारा इंतजाम किया था। इस शख्स का नाम भी इसके दिमाग में रोशन हो चुका था और वो जान गई थी कि लाला ईसा के ठिकाने पर लगने वाली आग ने इसके सबसे बड़े दुश्मन को आज़ाद कर दिया था। वो इस दुश्मन की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ जिसे जानती थी कि वो इसे मारने से ज़्यादा अपनी क़ैद में लेकर जिस्मानी और जहनी अजियत से गुजारने का ख्वाह होगा, इसलिए इस धमकी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि तुम्हारे दोस्तों की तरफ से भी कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो। इसने बस एक पल में ही तवक्कुफ किया, फिर बुशरा की बात मानने का इंदिया दे दिया। कुछ नहीं करेंगे, ये बस तुम इन्हें जाने दो। इसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। नहीं, मैं एक बार फिर तुम मुश्किल हालात में बीच रास्ते पर नहीं छोड़कर जा सकती। इसकी बात सुनकर राहीला जज्बाती हो गई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जिसे उस जानिब खड़े हथियार बरदार ने नाकाम बना दिया। इस जज्बातियत को कोई फ़ायदा नहीं राहीला, तुम यहाँ रुक कर मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। हाँ, अगर तुम दोनों को कोई नुकसान पहुँचा तो मेरे दिल पर बहुत बोझ आएगा, इसलिए प्लीज़ यहाँ से जाओ। इसने कदरे सख्त लहजे में राहीला को समझाया। फिर आसिफ से मुखातिब होकर बोली, आप ही कुछ समझदारी से काम ले आसिफ भाई, और इसे लेकर यहाँ से जाएं। आसिफ ने जुबान से कुछ कहने के बजाय सर को महज असबात में जुम्बश थी और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। रास्ते में हैल गाड़ी हटा ली गई और आसिफ की गाड़ी यूं आगे बढ़ी कि राहीला मुसलसल गर्दन मोड़कर कनपट्टी पर पिस्टल रखे खड़ी बुशरा को देख रही थी और इसकी आंखों से आंसू किसी सैले रवा की तरह बहते चले जा रहे थे। अब तुम भी गाड़ी में बैठो, लेकिन पहले पिस्टल मेरे हवाले कर दो। आसिफ की गाड़ी आगे जा चुकी तो बुशरा से फरमाइश की गई, जिसने बिना हीलो हुज्जत कबूल कर ली। इसे मालूम था कि इस बात को मानकर वो मौत से बदतर जिंदगी का इंतखाब कर रही है, लेकिन अव्वल ये कि वो खुदकुशी करना नहीं चाहती थी और दोम ये कि इसे बाज़ल को इसके इंजाम तक पहुंचाने तक जिंदा रहने की चाह थी। चुनाचे फ़ौरन ही पिस्टल दस्तबरदार होकर राह में मुज़ाहिम होने वाली गाड़ी की जानिब बढ़ गई। जैसे ही गाड़ी हरकत में आई, दूसरी गाड़ी भी पीछे चल पड़ी, जिसने अकब से न सिर्फ इनका बल्कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक का रास्ता भी रोक रखा था। आरामदेह गाड़ी बेहद हमवार अंदाज में चलती तेजी सड़क पर दौड़ती जा रही थी। गाड़ी में बैठने से कबल इसकी तलाशी ली गई थी। इसके बावजूद नशीस पर इसके साथ बैठे और आगे ड्राइवर के साथ पराजमान दोनों अफराद बेहद चौकन्ने थे और इनके अंदाज से ऐसा लगता था कि इन्हें किसी भी लम्हे इसकी तरफ से हमले का खदशा हो। यकीनन भेजने वालों ने सख्त हदायत के साथ भेजा था और इसके बारे में जाने क्या कुछ कहा था। वो इस इंसान से ज़्यादा कोई छलावा तस्वुर कर रहे थे। इसकी ज़ात के लिए सारा एहतमाम करने के साथ साथ ताक़ुब और किसी हमले से बचने के लिए 2 मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी पर सवार निस्फ दर्जन के करीब मुहाफिज भी होटल से अगले चौराहे पर इनके साथ शामिल हो गए थे। जहन को पुरस्कून रखने की खातिर आंखें मूंद कर बैठे माज को इनके इन इक़दामात की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, आगे पेश आने वाली सूरत हाल के बारे में इसका दिमाग खुद ब खुद सोचता चला जा रहा था। पहले और अब मैडम एक्स के कब्जे में जाने में बहुत फ़र्क था। पहले महज इसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाकर अपने मकासद के असूल के इस्तेमाल करना मकसूद था। अब उसके हाथों बहुत ज़्यादा ज़िक्र और खिफ़त उठाने के बाद यकीनन झुंझुलाई हुई तयज़दा होगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ था कि बरसों की मेहनत से अपने ढप पर तरबियत दी हुई बेटी बागी हो गई थी। इसे अपनी बेटी को भी वापस लाना था और माज पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट भी वसूल करना थी। इन मकासद के वसूल के लिए माज के अंदाजे के मुताबिक इनके पास तशद्दुद के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि पहले तो वो इसे इसके जिन प्यारों के हवाले से ब्लैकमेल करती आई थी वो सब तो इसकी पहुंच से दूर हो गए थे और यही बात खुद माज के लिए तकदीर का बाइस थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो आखिरी हद तक अपने ज़ब्त को आजमाएगा और हर किस्म के तशद्दुद के सामने भरपूर मुज़ाहमत करेगा। अब तुम्हारा सामने एक मजबूर और ना तजुर्बाकार लड़के से नहीं, बल्कि एक आज़ाद और अपने ही हाथों तरबियत दी हुई माज अहमद से होगा मैडम एक्स। और मेरा वादा है कि तुम्हें नाको चने चबा दूंगा। बहुत कुछ सोचते वो तस्वुर में मैडम एक्स को चैलेंज कर रहा था कि गाड़ी को लगने वाले झटके पर आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। गाड़ी झटका खाकर रुकी नहीं थी, बल्कि ड्राइवर इसे लहराता हुआ तेजी से आगे निकाल कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। हम पर हमला हुआ है मैडम। हमारे दोनों मोटरसाइकिलिस्ट गोलियों का निशाना बनकर सड़क पर गिरे हैं और पीछे वाली गाड़ी भी रुक गई है।
शायद इसके टायर बस्ट हो गए हैं। माँ जो सड़क पर फैली अफरा तफरी को महसूस कर चुका था, अगले नशीस पर मुझे शख्स की बात सुनकर चौंका। इस वक्त इन लोगों पर हमले का मतलब था कि इसके हमायती मैदान में तो चुके हैं, लेकिन क्यों? वो हैरान था। इसने विक्की को ऐसी किसी भी हरकत से मना किया था और कतई तौर पर उम्मीद नहीं थी कि वो इसके हुक्म की सरताबी करेगा। जो निशाना बन गया, फिलहाल इनकी फिक्र छोड़ो और खुद निकलने की कोशिश करो। तुम्हारे पास बुलटूप शीशों और टायरों वाली गाड़ी है, तुम्हें निशाना बनाना आसान नहीं होगा। खुद को हरगिज भी घेरे में मत आने देना। बात करने वाले ने जाने अनजाने में फ़ोन का स्पीकर खोल दिया था, जिसके बायस वो भी मैडम एक्स की आवाज़ साफ सुन सकता था। हम यही कर रहे हैं मैडम, मैंने बस आपको सूरत हाल से आगाह करने के लिए कॉल की थी। इसने जवाब दिया और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। इसी वक्त इनकी गाड़ी ने उजरत में रास्ता बनाने की कोशिश करते हुए एक मोटरसाइकिल को साइड मार दी। मोटरसाइकिल तवाज़ुन बिगड़ने से सड़क पर फिसली और इसका सवार उछलकर फुटपाथ के करीब इस तरह गिरा कि इसका सर फुटपाथ के किनारे से टकराया। इसके सर से उबलकर सड़क पर फैलने वाली खून की सुर्खी गर्दन मोड़ के पीछे का मंजर देखते मास की आंखों के सामने लहराई। ये क्या कर रहे हो? इंसानी से गाड़ी चलाओ। माँ ने बेसाख्ता ड्राइवर को टोका। तुम मुंह बंद करो, ये सब तुम्हारे हमायतियों की वजह से हो रहा है। इसके साथ बैठे शख्स ने गुस्से से बिफर कर अपनी गन इनकी कनपटी से लगा दी। ओ खाना खराब, अब ये क्या है? अगली नशीस पर मौजूद शख्स की हैरत और कुछ खौफ में डूबी आवाज़ ने मास को अपनी कनपटी पर रखी गन की नाल को भुलाकर सामने देखने पर मजबूर किया। गाड़ी के बिल्कुल सामने एक अजीबोगरीब शक्ल का ड्रोन उड़ रहा था। इसकी बुलंदी बहुत कम थी, इसलिए आराम से नजरों में आ गया था। हिट करो, इसे हिट करो, मास के साथ बैठा शख्स चिल्लाया। लेकिन इससे काबिल के कोई अमली कदम उठाया जाता, ड्रोन सामने से हटकर ऐन गाड़ी की छत के ऊपर पहुंच गया। और तेज चलाओ। इन लोगों को अपने अगले इकदाम के बारे में कुछ सुझाव नहीं दिया तो चीख कर ड्राइवर को हदायत दी। इस सारी अफरा तफरी सरासिमगी के दौरान मास बिल्कुल मुख्तदावे से सोच रहा था। मैडम एक्स के साथी को शक था कि ये इसी के साथी थे जो इनके कब्जे से निकालने के लिए मैदान में उतर आए थे, लेकिन अब वो इनके ख्याल से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं था। ये लाला और इस किस्म के लोगों के काम का अंदाज नहीं था, ना ही से लाला के पास ऐसे किसी ड्रोन की मौजूदगी का इल्म था। यह सूरत हाल ये थी कि इसे ले जाने वाले अपने मुहाफिजों से महरूम हो गए थे और ये कार्रवाई करने वाले हनूज नजरों से ओझल थे। अभी चंद पल के लिए नजरों के सामने आने वाले ड्रोन के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया और अंदाजा था कि मज़कूरा ड्रोन उसी वक्त गाड़ी की छत के ऊपर उड़ रहा है। गाड़ी की छत से कोई शय ठक करके पत्थर की तरह टकराई तो सबके सब यकबारगी उछल पड़े। आगे वाले ने बेख्तियारी एक बार फिर मैडम एक्स का नंबर मिलाया और जल्दी जल्दी इसे सब कुछ बताने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश के दौरान उन्होंने छत की जानिब से ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे इसे ड्रिल किया जा रहा हो। इनकी नज़रें छत की तरफ उठ गईं। वाज़े तौर पर वहाँ एक सुराख नमूदार हो रहा था। मैडम से बात करो। मास की नज़र छत पर थी कि आगे वाले ने दुरुस्त लहजे में बोलते अपना मोबाइल इसके हवाले किया। ये सब क्या हो रहा है मास? तुम हमारे साथ वादा खिलाफी कर रहे हो। यकीन तुमने पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। तुम शायद यकीन न करो, लेकिन मेरे लिए भी इतना ही हैरानकुन है जितना तुम लोगों के लिए। इसने संजीदगी से जवाब दिया। मैं कैसे यकीन कर लूँ? वो तेज़ लहजे में बोली। ना करो यकीन, मगर जान लो कि ये जो सब हो रहा है इसके आगे भी इतना ही है। मैं बेबस हूँ जितना कि तुम लोग इसे रोकने के लिए शायद कुछ करने के लायक हो। मैं तो इसका भी इख्तियार नहीं रखता। इसका जवाब सच पर मबनी था, जिस पर मैडम एक्स ने एक जोरदार हंकारा भरा गुस्से से बोली, तुम्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। मैं तैयार हूँ। इसने इत्मीनान से जवाब देते एक बार फिर छत पर नजर डाली। वह बनने वाले सुराख से अब एक गन की नाल झांक रही थी। रोको, गाड़ी रोको। इसके साथ ही नशीस पर प्राजमान शख्स भी सारे मंजर को देख रहा था। गन की नाल नमूदार होते जोर से चिल्लाया। ड्राइवर जो पहले इस रास्ते का शिकार हो चुका था, इमरजेंसी में ब्रेक लगाए। गाड़ी रुकने से पहले पहले वो शख्स दरवाज़ा खोल चुका था। चलती सड़क पर यूँ अचानक दरवाज़ा खोलने पर पीछे से आती एक गाड़ी जोर से खुले दरवाजे से टकराई। इनकी गाड़ी का ड्राइवर इस अरसे में गाड़ी रोक चुका था, लेकिन इससे काबिल कि वो शख्स जान बचाकर नीचे कूदता। छत के सुराख से झांकती गन की नाल का रुख उसकी तरफ हुआ और गोली सीधी इसकी पीठ में घुस गई। वो किसी ज़िबा किए जाने वाले जानवर की तरह डकारा दोबारा नशीस पर गिर गया। गन की नाल फौरन ही घूमी और अगले नशीस पर बैठे शख्स को निशाना बनाया। उधर सड़क पर भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी। गाड़ी के दरवाजे से टकराकर हादसे का शिकार होने छोटी सी कार तिरछी होकर रुक गई थी, जिसके बायस पीछे से आने वाला ट्रैफिक तत्तुल का शिकार था। हकीकतन दो गाड़ियों के बीच यूं सड़क पर रुक जाने के बायस बहुत कुछ दरहम बरहम हो गया था, लेकिन अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या कुछ हो चुका है। गोलियों के बेआवाज होने के बायस दो बंदों की गाड़ी में मौत भी अभी तक सीगा राज में थी, लेकिन बात खुलने में बस कुछ ही वक्त लगना था कि पीछे रुकने वाली गाड़ियों के सिवार सूरत हाल का जायजा लेने के अपनी गाड़ी से उतरने लगे थे। माज के पास इस सारी सूरत हाल की कोई वजाहत नहीं थी, इसलिए इसने मौका से हट जाने को मुनासिब जानते हुए दरवाज़ा खोलने वाला बटन पुश किया। बिल्कुल यही काम इससे पहले ड्राइवर को गुजरा था और इस फुर्ती की वजह ही से अपने साथियों के मुकाबले में खुशकिस्मत ठहरा था कि अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। यहाँ आ जाए सर,
अभी माज ने गाड़ी से नीचे कदम रखा ही था कि चुस्त टी शर्ट ट्राउजर में मुलबूस एक पस्ताकद शख्स ने इसे बेहद मुअद्दिबाना लहजे में मुखातिब किया। इस शख्स ने माथे पर काफी झुकी पी कैप के साथ स्याह सन ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल कर रखा था, इसलिए माज इसका चेहरा देखने से कासिर था। अलबत्ता लहजे ने चुगली खाई थी कि उर्दू बोलने के बावजूद वो शख्स उर्दूदान नहीं था। कौन हो तुम? इसके मुद्दिबाना लहजे के बावजूद बाज ने इसकी बात मानने के बजाय सख्त लहजे में सवाल किया। जवाबन उसने एक लफ्ज अदा किया। इस लफ्ज को सुनकर माज दम बखुद रह गया। ये इन्हीं कोड वर्ड्स में से एक था जिसने विक्की और जन के नुमाइंदे के दरमियान तय किए थे। प्लीज़ सर हरी अप। इसने माज को मजीद सोचने का मौका देने के बजाय इसरार किया। अब वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन फितरी तौर पर इनका रुख बाईजानिब हादसे के शिकार होने वाली गाड़ी की तरफ था, जबकि माज गाड़ी की दाईं जानिब खड़ा था। ओके। वह गहरी सांस लेते हुए शख्स के इशारे पर करीब खड़ी गाड़ी के खुले दरवाजे के अंदर बैठ गया। इसे मालूम हो चुका था कि इस तरह गैर मुतवक्को तौर पर इस मामले में टांग अड़ाने वाले कौन लोग थे।